सुना है समंदर को आज बड़ा गुमान आया है। सुना है समंदर को आज बड़ा गुमान आया है। कश्ती उधर ही ले चलो जहाँ तूफान आया है। तो दोस्तों, आपको डरना नहीं है जिस सब्जेक्ट से, यानी जो भी चीज़ हो जिसका ज़्यादा डर होता है आप उसी से ज़्यादा दूर भागते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको, बहुत से बच्चे ऐसे हैं स्टूडेंट जो क्या है, मैथ और रीजनिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं और उसको पढ़ने में भी उनको मन नहीं लगता है और उससे और दूर भागते हैं। जितना उनको नहीं आता उससे ही ज़्यादा और वो दूर भागते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जिस सब्जेक्ट में, जैसे मैथ और रीजनिंग की बात करें, तो आपको जितना ज़्यादा डर लगता है तो आपको उससे भागना नहीं, उसी में और उलझना है, घुसना है और समझना है कि क्यों नहीं मैथ और रीजनिंग आएगी आपको। क्योंकि आजकल कंपटीशन का एग्ज़ाम, कोई भी कंपटीशन हो, उसमें मैथ और रीजनिंग आना 100% तय है और बराबर जो है इसका अनुपात रहता है मैथ और रीजनिंग का। तो और मैथ और रीजनिंग अगर आपको आ गई तो आप समझ लीजिए आपके सिलेक्शन के 80% चांसेस बन जाते हैं। तो आपको नंबर 1 पे क्या है कि मैथ और रीजनिंग आपको 100% आनी चाहिए। और होता क्या है कि कई स्टूडेंट इधर उधर जीके, और आपको देख लेना है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी किसी भी कंपटीशन की अगर आप कर रहे हो, लेकिन उसमें मैथ और रीजनिंग तो आना ही है। तो जीके भी पढ़ना है। बाकी अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी, और अगर आप सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी है, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको जीके के साथ में इंग्लिश भी तैयार करनी पड़ती है। तो उसके लिए इंग्लिश और मैथ 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेन, जिन पर फोकस करना होता है। आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है, बस क्या है, करना है। कहते हैं कि मान लिया है तो हार है, यानी मान लिया तो हार है और अगर ठान लिया तो जीत है। तो उसी प्रकार से आपको ठान लेना है कि मैथ और रीजनिंग क्यों नहीं आएगी। आएगी 100%। आएगी नहीं तो क्यों नहीं आएगी, कैसे नहीं आएगी, आती किसको है, कौन सीख के आता है वहाँ से। सभी यहीं पे तैयारी करते हैं और पढ़ते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको भी यही करना है कि पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद में क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 100% आपसे सारे सवाल लगने लगेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो रीजनिंग में जो है मैंने आपको दिशा और दूरी चैप्टर पढ़ाना शुरू किया है अभी, जिसमें एक वीडियो आपके पास आया होगा। बाकी अभी ज़्यादा नहीं पढ़ाए हैं उसमें। बाकी एक स्ट्रक्चर बताए थे आपको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना होता है। तो और मैथ की अगर बात करें तो मैथ में हमने काफ़ी टाइम पहले जो है इस चैनल पे वीडियोज़ बनाए थे थोड़े, तो उनको आप देख सकते हैं। अगर ना मन करे तो कोई ज़रूरी नहीं। बाकी अब जो है रेगुलर आपके लिए जो है वीडियोज़ आ रही हैं। तो इस समय मैथ में हम प्रतिशत पढ़ा रहे हैं। प्रतिशत में 2 वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ, 2 या 3 जो भी पार्ट हैं। तो आप जाके उनको प्लेलिस्ट में देखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपको प्रतिशत का मतलब क्या है कि प्रतिशत चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्या है कि पढ़ने से आपका मैथ का एक, समझ लीजिए, जड़ है। अगर आपका ये प्रतिशत चैप्टर क्लियर हो जाता है, क्योंकि इससे जो है 4-5 चैप्टर जुड़े हुए हैं। तो 4-5 और बाकी सभी सब्जेक्ट में जो है इसका यूज रहता है। तो आपको परसेंटेज का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो इसके 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं आप तो प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे पहले उनको देखिए। और आज प्रतिशत के अंदर पार्ट 4 है। इस समय हम आपको बता रहे हैं कि जो आय और व्यय पे जो आधारित सवाल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और उसमें क्या पूछा जाता है। अगर बात करें जैसे, तो सवाल बनता है आपका, क्या होता है सवाल होता है, कहते हैं कि कोई व्यक्ति है जो अपनी कुल आय का इतने % यानी दे देंगे, कहेंगे कि, या तो कहेंगे कि 15% या 20%, या फिर कुछ इस टाइप से दिया रहता है। जैसे दे देंगे, कहेंगे 12.5% या फिर 33 सही 1/3%। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये भी मिल जाएगा, पीछे वाले वीडियो में हमने बताया है कि ये सिस्टम क्या है, तो आप जाके उसको भी देखिए। उसमें क्या है, तो क्या होगा, या तो ये देगा या तो ये देगा। कहेगा कि कोई व्यक्ति अपनी कुल आय का इतने % या फिर इतने % खर्च कर देता है और उसके बावजूद इतने रुपए की बचत कर लेता है। तो बताइए उसकी कुल आय क्या है। तो आपको क्या बताना होता है, कुल आय बताना होता है, या कुछ भी पूछ सकता है। वो आगे हम अभी सवाल कराएंगे आपको, तो उसमें बताएंगे। सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे लेके आए हैं आपके लिए, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए।
तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि आय और व्यय पे जो आधारित सवाल होते हैं वो यहीं से आपको समझना है कि वो दो टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। या तो कहेगा कि 15% या 20%, या फिर इस टाइप से बात करेगा। ये प्रतिशत ही मान है, लेकिन ये सिंपल है, ये क्या है, भिन्न में है, यानी फ्रैक्शन मान है। तो ये दोनों बातें आपको समझनी है। तो आय और व्यय पे जो आधारित सवाल हैं वो सिंपली क्या है, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये दो तरीके से सवाल आपके बन सकते हैं। या तो इसमें कहेगा इतने परसेंट या फिर इतने परसेंट। तो अगर इतने परसेंट की बात करेगा तो आपको किस तरीके से लगाना है, अगर इतने परसेंट की बात करेगा तो किस तरीके से लगाना है। देखिए फार्मूला कोई नहीं है, आपको फार्मूला नहीं रटना है। यहाँ पे एक कंसेप्ट बताएंगे जो आपको सारी मैथ में जो है काम में आएगा, तो ध्यान रखिए। तो देखिए इस पे आधारित जो सवाल होते हैं ये क्या सिस्टम है वो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो देखिए। लेकिन आज हम इस पे बात करेंगे कि इस टाइप पे अगर कोई सवाल बनता है तो वो किस तरीके से करना है। लेकिन उससे पहले हम एक सवाल इस टाइप पे भी बताएंगे। इसमें क्या होता है कि माना जाता है कि उसकी जो कुल आय है वो कितनी है, तो ये आपको मानना होता है। तो अगर ये टाइप है तो इसमें क्या करते हैं, हम 100 मान लेते हैं कि उसकी जो कुल आय है वो कितनी है, 100। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो मान लेंगे कि उसकी कुल आय कितनी है, 100, या फिर इसको 100% भी लिख सकते हो। लेकिन इधर क्या करेंगे, इधर आप 100 जब मानेंगे तो सवाल नहीं लगेगा। वो बात अभी हम बता रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल से आपको वो चीज़ समझाते हैं, तो समझिए। जैसे अगर बात करें, कहेंगे कि किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति, तो उसकी कुल आय क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सवाल क्या है कि कोई व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% खर्च कर देता है और वह 16,000 रुपये की बचत भी कर लेता है। तो बताइए उसकी कुल आय कितनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि कुल आय आपको मान लेना होता है। कि मान लें कि अगर कुल आय उसकी 100 है तो खर्च कितना कर रहा है, देखिए तो खर्च कर रहा है 20%। क्योंकि हमने मान लिया कि अगर कुल आय 100 होती तो 20% खर्च कर देगा, यानी 20 रुपया। 100 का 20% 20 ही बनता है, इसीलिए इसको 100 माना जाता है, क्योंकि इसको परसेंट निकालने में आसानी रहती है। ये ध्यान रखना, 100 का 20%, 20, 10%, 10 जो भी होता है, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है 100, यानी 100 पर जो भी चीज़ होती है उसी को परसेंट बोला जाता है। अगर बचत की यहाँ पे बात करें तो देखिए बचत कितनी हो रही है भाई। अगर 100 रुपये कमा रहा है, टोटल 20 खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो 80 रुपये बचा रहा है। लेकिन सवाल में देखिए कितने बचा रहा है, 16,000 रुपये, यानी इसी 80 का मान 16,000 रुपये दे रखा है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो 8 से काट देंगे इसको, 8 दूना 16, 2 जीरो ही है क्योंकि एक जीरो से जीरो चला गया। यानी एक का अगर मान की बात करें तो ये कितना आ गया, 200। और हमको पूछा है कुल आय, तो कुल आय के लिए अगर एक अनुपात या एक वैल्यू का मान अगर 200 आ जाता है तो ये चीज़ हमने बताया है पीछे वाले वीडियो में। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड या फिर एकिक नियम। यानी एक चीज़ की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप कितनी भी चीज़ की वैल्यू निकालें आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये बात समझ लीजिए। तो एक का मान अगर 200 है, क्योंकि 80 का मान 16,000 था, एक का मान 200 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 100 गुणे 200, यानी आंसर आपका आ जाएगा 20,000 रुपये, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। यानी उसकी जो कुल आय है वो 20,000 रुपये आ गई, क्योंकि हमने उसकी जो कुल आय थी वो 100 रुपये मान ली थी। आपको XYZ कुछ नहीं मानना है। 20 रुपये 20% यानी 20 खर्च कर दिया, 80 बची, 80 का मान इतना है तो 100 का मान इतना। अब यहीं पे अगर बात करें, देखिए ये तो रहा आपका, इस टाइप से कोई भी फ्रैक्शन होगी आपको 100 से घटाने में बड़ा आसानी रहेगी, आराम से घटा लेंगे। 15%, 12%, 18% खर्च करता है जो भी चीज़ होगी। लेकिन यहीं पे अगर बात करें, ये जो है उसका खर्च इस टाइप से ना दे करके क्या दिया हो, इस टाइप से ना दे करके 20% ना दे करके क्या दे देगा, आपको कहेगा कि कोई व्यक्ति अपनी कुल आय का 12.5% खर्च कर देता है। अब 12.5% खर्च कर देता है, तो ये जो 12.5% है, अगर आप 100 रुपये मान लेंगे उसकी आय, तो खर्च आपको पता है कितना है, 12.5 रुपया। तो बचत क्या है, अब बचत आपको क्या करना होगा, 100 से भाई इसको घटाना होगा, जो भी बचेगा वही आ जाएगा बचत। अब यहाँ पे आप घटा लेंगे, 12.5 है, लेकिन अभी आ जाएगा क्या, 33 सही, 1/3%।
फिर आ जाएगा कहीं आपका 66.2/3%, या फिर आ जाएगा 14.2/7% खर्च कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो वही आज हम उसी बात पे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और समझिए इस बात को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगे सभी सवालों में, और जैसे आपका आगे जितने चैप्टर हैं उसमें भी ये बात काम में आएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ आप समझ लीजिए कायदे से। यानी फ्रैक्शन, प्रतिशत मान जो होता है ये फ्रैक्शन में दिया होता है, इसी को समझना है आपको। यानी भिन्न में दिया होता है, प्रतिशत मान है लेकिन ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो अगर बात करें जैसे 12.5%, तो 12.5% को अगर हम भिन्न में बदलें, क्योंकि ये प्रतिशत में मान दिया हुआ है, तो भिन्न में बदलेंगे तो क्या करें, देखिए सबसे पहले हम इस मिश्रित भिन्न को सिंपल भिन्न में लिख लें। तो 12 दूनी 24 एक 25/2, लेकिन ये प्रतिशत का जो चिन्ह है ये अभी हटा नहीं है, ये अगले स्टेप में हटाएंगे, इससे आपको कायदे से समझ में आए। तो नीचे 2 लिखा। अब ये प्रतिशत का जब चिन्ह हटाया जाता है तो क्या लिखा जाता है, नीचे 100, क्योंकि हमने बताया है आपको 20/100 लिखा है। तो ये अगर 100 यहाँ पे कब आया है, जब ये यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह हटा है। या आप समझ सकते हैं दोनों बातें, या तो आप 100 लिखिए यहाँ पे नीचे, या फिर इसको हटा के यहाँ पे प्रतिशत लिखिए, या फिर परसेंट को हटा के नीचे 100 लिखते हैं। बात एक ही है। 25 से काटेंगे देखिए 25 1 25, 25 चक्को 100, यानी नीचे कितना बच जाएगा, 4 दूना 8। यानी 12.5% का मतलब क्या है, 1/8, और ये आपका प्रतिशत में मान है और ये किस में है, भिन्न में है। तो आपसे सीधे सीधे सवाल ये भी आ सकता है कि आप प्रतिशत को भिन्न में बदलिए या भिन्न को परसेंट में बदलिए। ये बात हमने पीछे वाले वीडियो में बताई है, तो आप जाके उनको देखिए कायदे से, बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, यही मेन जड़ है जो आप समझ लीजिए, कायदे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कभी आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है ना तो कुछ है, ये केवल कॉन्सेप्ट है और आपको समझना है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ये प्रतिशत को जब भिन्न में बदलते हैं तो क्यों बदलते हैं, तो इसका मतलब क्या है ये चीज़ समझिए। तो देखिए नीचे जो ये 1/8 आया है, एक मान ऊपर लिखा है और एक मान नीचे। तो ये जो नीचे वाला होता है इसी का इतने परसेंट जो भी चीज़ होता है ये ऊपर वाली संख्या होती है, ये बात समझ लीजिए। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे 8 का जब आप 12.5% निकालेंगे तो कितना बनेगा, जाके 1 रुपया। ये बात सीधे सीधे आपको निकली हुई रखी है, ये निकालना नहीं, ये आपको ध्यान ही रखना है। या फिर आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं, कभी निकाल के चेक कर लेना। बाकी हमने तो कई बार इसको चेक किया है, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये बात सीधे आपको ध्यान रखना है। यानी 8 का 12.5% जब आप निकालेंगे तो कितना बनेगा, 1। तो यदि आप 8 में 12.5% की वृद्धि कर दें तो 8 का 12.5% है कितना, 1। तो अगर वृद्धि कर देंगे तो ये 8 से कितना हो जाएगा, जाके 9। अगर इसमें कमी कर देंगे तो ये कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा, क्योंकि 8 से 1 घटा देंगे, उधर 1 बढ़ा देंगे। तो ये लाभ हानि बट्टा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हर जगह आपको केवल इसी तरीके से सारे सवाल लग जाएंगे आपके। तो ये ध्यान रखना, कोई फार्मूला आपको नहीं रटना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये चीज़ समझ लीजिए। इसे अगले एक फ्रैक्शन से बात करते हैं, अगली फ्रैक्शन से बात करते हैं, एक और समझ लीजिए। फिर उसके बाद में आपको ले चलते हैं सीधे सवाल की तरफ और फिर दिखाते हैं। देखिए जैसे अगर बात करें 14/2/7%, तो इसकी अगर बात करें 14×7 = 98, 99, 100, यानी 100/7, और उधर परसेंट हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, 100 से 100 काट दीजिए, यानी ऊपर 1 बचेगा, यानी कितना आ गया, 1/7। तो हमको ये कुछ चेक नहीं करना, हमको सीधे सीधे पता है कि 7 का आप 14/2/7% निकालेंगे तो कितना बनेगा, जाके 1 रुपया। अगर इसमें वृद्धि कर देंगे तो ये 7 से 8 हो जाएंगे, अगर इसमें आप कमी कर देंगे तो 7 से कितना रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात 100% समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। देखिए सवाल क्या है, सवाल देखिए क्या है। अब इसको यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो आपको लाभ हानि बट्टा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हर जगह आपको काम में आएगा। और आगे बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको
ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला चैप्टर है प्रतिशत। तो आपको प्रतिशत के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये मैथ की समझ लीजिए एक तरीके से जड़ है जो आपको कायदे से मजबूत करना है इसको, क्योंकि अगर जड़ मजबूत होगी तभी जो है ऊपर आप बिल्डिंग या इमारत कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर नींव आपकी नहीं मजबूत होगी तो फिर आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर देखें सवाल, देखिए क्या है सवाल। ये है कि मोहन अपनी आय का, तो देखिए सवाल आपका क्या है, पढ़िए। दिया हुआ है कि मोहन अपनी आय का 12.5% खर्च कर देता है और वह 14,000 रुपये बचा लेता है, तो उसकी कुल आय क्या है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो आपको कुल आय निकालनी है मोहन की, और खर्च कितना कर रहा है 12.5%। तो क्या करेंगे कि इसकी जो आय है वो क्या करेंगे, मान लेंगे कितनी है। तो देखिए 12.5% को जब आप भिन्न में बदलेंगे तब कितना आएगा, 12 दूनी 24, ऐसे समझिए सर, 12 दूनी 24 एक 25 बटे 2%, हटा के नीचे 100 लिखोगे, 25 से काटोगे, 25 चक्कू 100, यानी नीचे आ जाएगा 8, यानी 1/8। ये आप अगर रट सकते हैं, 2-4 फ्रैक्शन है जो अभी हम बता देंगे, तो आप रट भी लीजिए, क्योंकि ये वैसे आपको तरीका पता होना चाहिए कि 12.5% से 1/8 कैसे आया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 12.5% का मतलब है 1/8। आपको तरीका नहीं बताएंगे कि आपको किस तरीके से करना है, बस आप रट लीजिए। तो रटना कुछ नहीं, कहाँ तक रटोगे, कंपटीशन है यहाँ पे, रटने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको तरीके सीखने हैं और समझना है, क्योंकि यहाँ पे रटा रटाया कुछ नहीं आता है। किसी भी एग्ज़ाम में आप देख रहे होंगे, आप रट के जाएंगे तो वहाँ पे आपको मुश्किल से एक भी क्वेश्चन मिलना मुश्किल होगा, ये समझ लीजिए। तो आपको अगर तरीका आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कुल आय अब क्या मान लें, तो हमको पता है कि 12.5% हमें देखना है, खर्च करना है। तो यहाँ पे कुल आय क्या मान लें जिसका हमें 12.5% बड़ा आसानी से पता चल जाए। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या हमको दिख रही है जिसका 12.5% हमको सीधे सीधे पता है, तो खर्च करने में आसानी रहेगी, यानी घटाने में आसानी रहेगी। तो अगर मान लें कि उसकी जो कुल आय है वो 8 रुपये है, तो उसका खर्च क्या होगा जाके, क्योंकि हमको पता है कि 8 का 12.5% है कितना, 1 रुपया, जो कि ऊपर सीधे सीधे लिखा हुआ है, तो ये लिख दीजिए। तो अगर बचत की बात करें उसकी, तो बचत क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे, तो बचत हो जाएगी उसकी 7 रुपया, क्योंकि 8 रुपया आए हैं, 1 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी हो जाएगी 7 रुपया। लेकिन सवाल में देखिए आपको जो चीज़ दे रखी है उसी के सामने आपको उसी का मान होता है, ये ध्यान रखना। सवाल में आपको बचत ही दे रखी है जो कि कितनी है, 14,000 रुपये है, यानी इसी 7 का मान कितना है, 14,000 रुपये। तो 1 का मान क्या होगा, तो हमको पता है अगर 1 का मान निकालना है तो 14,000 को क्या कर दीजिए, 7 से आप भाग कर दीजिए, 7 दूनी 14, यानी आ जाएगा आपका मान, 1 का मान आ गया 2,000, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, तो 8 गुणे 2,000, यानी आंसर आपका आ जाएगा 16,000। यानी हमको आसानी से पता चल गया, देखिए कि जो उसकी आय है वो कितनी है, कुल आय 16,000, जो कि आपका आंसर है। अगर आप यहाँ पे 100 मानेंगे तो फिर उसमें 12.5 घटाएंगे, फिर पॉइंट में जाएगा, फिर आगे दूसरी फ्रैक्शन आएंगे तो उसमें आप फंस जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या मानना है, कब जब इस टाइप की ये फ्रैक्शन वैल्यू दी हो, यानी इतने % खर्च करता है तब। अब वो वाला जब होगा तब आपको क्या करना है, मान लेंगे आसानी से 100 उसकी आय है वो घटा देंगे, जो कि हमने पहले भी सवाल में बताया है, और इससे पहले वाले वीडियो में स्पेशली उसी पे बात की है। तो आप जाइए, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने उसको पीछे से लिंक करने के लिए आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए बता दिया था। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए चलते हैं सीधे सवाल की तरफ, और सवाल क्या है वो आप देखिए। हाँ दोस्तों, तो देखिए फिर अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल ये है कि लिखा है कि कह रहा है कि सोनू अपनी कुल आय का 14.2/7% खर्च करता है और वह 13,800 रुपये की मासिक बचत करता है, तो उसकी कुल वार्षिक आय क्या है। तो देखिए यहाँ पे मासिक बचत दे रखी है, तो आपकी जो आय निकल के आएगी वो 1 महीने की यानी निकल के आएगी। और पूछा है वार्षिक, तो आपको ये 12 से गुणा कर देना है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो सबसे पहले आप निकालेंगे, देखिए कैसे। तो 14/2/7% का मतलब क्या है ये समझ लीजिए, हमने जो कि बताया भी है। तो 14 × 98 99 100/7%, हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, तो काटोगे, देखिए तो ये कितना आ जाएगा 1/7।
ये बात आपको इतनी समझनी है, ये रटना नहीं है। ये कोई भी फ्रैक्शन हो, इसलिए समझना है कि कोई भी फ्रैक्शन हो उसमें क्या हो आसानी से आप कर पाएँ, रटना कुछ नहीं है। तो देखिए अगर मान लें, अब देखिए आपको हर बार क्या करना है, लिखना नहीं है। तो अगर मान लें कि उसकी जो आय है वो कितनी है, 7 रुपये कुल आय, क्योंकि हमको 7 एक ऐसी संख्या है जिसका 14 सही 2/7% हमको निकालने की आवश्यकता नहीं, सीधे पता है कि ऊपर वाली जो संख्या है वही इसका नीचे वाले का इतने परसेंट होता है। तो 7 अगर आय मान लें तो खर्च कितना है, देखिए तो 14 सही 2/7% का मतलब कितना हो गया 1। तो बचत क्या हो जाएगी, तो 7 में से 1 घटा दोगे 6 बच जाएगा। और सवाल में 6 बचत कितनी दे रखी है, तो सवाल में देखिए बचत दे रखी है 13,800। तो 6 का मान अगर 13,800 दे रखा है तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 6 से देखिए काटेंगे, 6 दूनी 12 बचेगा 1, 6 तियाँ 18, क्योंकि 18 हो जाएगा। और 2 उधर वाले 0 लगा लेंगे, यानी 1 का जो मान आ गया वो 2300 आ गया। तो 7 का मान अगर निकालना है तो क्या कर देना है, 7 गुणे 2300, और इसको गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 7 तियाँ 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है, ये आपकी आय आ गई। और वो भी कौन सी आय आई है, तो ये आपकी मासिक आय आ गई। अगर आपको सालाना निकालना है तो क्या करना है, फिर इसको सीधे 12 से गुणा कर देना है और कुछ नहीं करना है। 12 से गुणा करोगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए 12 सिफर 0, 12 सिफर 0, 12 एकन 12, हासिल आएगा 1, 12 छंग 72, 1 73, हासिल आएगा 7, 12 एकन 12 और 7 19। तो ये आपकी जो आय आ जाएगी, ये कौन सी आय आएगी, तो ये आपकी वार्षिक आ जाएगी। तो आई होप आपको ये सवाल 100% समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, तो ये ध्यान रखिए। बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए पढ़िए, आपको सवाल को पढ़िए। लिखा है कि प्रियंका अपनी कुल आय का 16 सही 2/3% खर्च करती है और वह 12,650 रुपये की बचत भी करती है। तो बताइए उसकी कुल आय, देखिए यहाँ पे का छूट गया, तो उसकी कुल आय का 9% कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखिए इस सवाल में आपको ये नहीं बताना है कि उसकी कुल आय कितनी है, तो आपको रटना नहीं है कि हर बार कुल आय ही निकालनी है, हर बार 100 का मान ही निकालना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ भी पूछ सकता है सवाल में। और इस सवाल में देखिए कुल आय का 9% आपसे केवल हिस्सा पूछा है, क्या होगा वही आपको बताना है। तो देखिए सवाल किस तरीके से लगाना है, तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि फ्रैक्शन आपको कौन सी दे रखी है। 16 सही 2/3% है, इसका मतलब क्या होगा, तो यहीं पे समझिए, देखिए 16 3 48, 2 50/3 और नीचे लिखोगे 100, काटोगे देखिए 50 से, 50 दूना 100, यानी ऊपर 1 है, नीचे कितना आ जाएगा 6। अब देखिए 16 सही 2/3% का मतलब क्या हो गया 1/6। अब हमको पता है कि 6 एक ऐसी संख्या है जिसका 16 सही 2/3% हमको सीधे सीधे पता है। तो मान लें कि अगर उसकी जो आय है वो 6 रुपये है और 16 सही 2/3% खर्च कर रहा है या कर रही है, तो 16 से 2/3% है कितना 6 का, तो 1 रुपया। तो बचा कितना रही होगी, तो ये आपको पता होगा कितना 5। आपके सवाल में बचत कितनी दे रखी है, जो कि 5 का ही मान दे रखा है, कितना 12,650। आपको 1 का मान निकालना है, तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको 5 से कर देना है सीधे भाग। ये अगले स्टेप की बात है जो कि हम आपको यहीं पे बता रहे हैं। 5 से देखिए काटिए, 5 दूना 10, बचेगा कितना 2, हो जाएगा 26, 5 25 बचेगा 1, हो जाएगा 15, 5 तियाँ 15, 1 ये 0, यानी 1 का जो मान आ जाएगा आपका 2530 आ जाएगा। यानी 1 का मान 2530 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, तो 2530 से गुणा करा देंगे, 6 गुणे 2530, 6 सिफर 0, 6 तियाँ 18, 6 पंचे 30, 1 31, 6 दून 12 और 3 15, यानी ये इतना आ जाएगा। ये क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 15,180, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, ये प्रियंका की कुल आयु आ गई। और हमको ये आंसर नहीं बताना है, हमसे पूछा क्या है, केवल इसका केवल 9% हिस्सा क्या होगा, तो हमको केवल इसका 9% बताना है, ना कि ये पूरा, यानी
तो 9% का मतलब है 9% हटा के नीचे लिख दिया 100। अब देखिए काट लीजिए इसको। अब आप काटेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई है पीछे वाले वीडियो में, वहाँ से आप जाके देखिए कि इसको परसेंट किस तरीके से निकालना है, क्योंकि काटेंगे तब आएगा आंसर, लेकिन क्या होगा फिर लंबा होगा जाके। तो आपको क्या करना है, नीचे अगर जीरो वाली संख्या है तो ऊपर केवल गुणा कर लेते हैं, उतनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा देते हैं जितनी नीचे जीरो होते हैं। तो केवल ऊपर गुणा करना है। देखिए 9 अठे 72। अब देखिए लास्ट में हमको पता है कि 2 ही आना है। देखिए ऑप्शन से किस तरीके से सवाल किया जाता है, इसी तरीके से किया जाता है। 9 अठे 72 यानी लास्ट में कितना आना है, 2 आना है। लेकिन इन 3 ऑप्शन में क्या, 2 ऑप्शन में क्या दे रखा है लास्ट में 1, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएंगे दोनों। जो भी होगा वो इनमें से होगा। अब अगर इनमें भी आपको डिसाइड करना है तो हमको पता है नीचे 1 जीरो है, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो आपका आंसर ऐसे ही कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपकी इतनी गुणा भाग क्या होगी, गुणा करना बच जाएगा, जो कि आप करके भी देख लीजिए। 9 अठे 72 हासिल आएगा कितना, 7। इसको आप यहाँ पे लिखते रहिए। देखिए हासिल 7 आ गया। 9 एकन 7 आप देखिए लिख लीजिए, दिख नहीं रहा होगा, कहीं भी लिखिए जो आपको समझ में आए। तो देखिए 9 अठे 72 हासिल आएगा 7, 9 एकन 9 7 16 हासिल आएगा 1, या फिर आप ध्यान रखिए 9 पचे 45, 1 46, फिर हासिल आएगा 4, 9 एकन 9 4 13। अब नीचे 10 है यानी 1 के बाद दशमलव लगाना है, तो 13,000 1,0366 रुपया 20 पैसा या 2 पैसा भी आप बोल सकते हैं, यानी 13,1366.2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपको इस तरीके से इन सवालों को करना होता है, रटना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, 2 ही टाइप हैं आय और व्यय पे आधारित सवालों को पूछने के। तो उसमें आपसे क्या पूछेगा, या तो वो वाला परसेंट मान देगा या फिर ये वाला परसेंट मान देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए अगले वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।